नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे रीतिकाल, नामकरण एवं सीमांकन। नामकरण और सीमांकन। पहले तो सीमांकन देख ले। सीमांकन का अर्थ हुआ इस रीतिकाल को किस सीमा के अंतर्गत, किस कालखंड में रखा गया है, कहाँ तक इसकी सीमा को निर्धारित किया गया है, कहाँ से कहाँ तक। तो रीतिकाल की समय सीमा विद्वानों ने जो दिया है 1700 से 1900, ये संवत में है। 1700 से 1900 संवत में, अर्थात विक्रम संवत में। थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम लोगों को विक्रम संवत समझना होगा। और विक्रम संवत और शक संवत दो एक संवत है जो हिंदी साहित्य में वैसे विक्रम संवत का ही जिक्र होता है और इतिहास में, हिस्ट्री में शक संवत का भी जिक्र है। तो इसे समझ ले तो थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा, बहुत आसान है। अभी जैसे ईस्वी सन 2021 चल रहा है, 2021। ये जो विक्रम संवत है ईस्वी सन से 57 वर्ष पहले लागू हुआ था, जिसको विक्रमादित्य ने लागू किया था ईस्वी सन से 57 साल पहले। तब तो ये ईस्वी सन से बड़ा हो गया विक्रम संवत। तो बड़ा हुआ तो कितना, 57 साल पहले चालू हुआ, तो इससे 57 साल बड़ा हो जाएगा। तो अभी अगर देखें कि 2021 में, ये जो ईस्वी सन 2021 चल रहा है, तो विक्रम संवत अभी क्या चल रहा है, तो इसमें 57 जोड़ेंगे, 57 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8 7 0 2, 2078। ये फिर 2078 हो गया विक्रम संवत। क्या हुआ, तो इसमें 57 जुड़ गया विक्रम संवत, जिसको विक्रमादित्य ने चालू किया था, लागू किया था। विक्रमादित्य विक्रम संवत। और शक संवत ईस्वी सन के 78 वर्ष बाद लागू हुआ है, जिसको कनिष्क महान ने लागू किया। तो ईस्वी सन से 78 वर्ष कम हो जाएगा, छोटा है वो। तो अगर ईस्वी सन से इसको छोटा किया जाए, 78 कम कर देंगे इसमें, तो कितना बच जाएगा, 11 में 8 तो 3, 11 में 7 तो 4, 9 1, 1943। अभी 2021 चल रहा है। अगर शक संवत में देखें इसको, तो शक संवत 1943 चल रहा है। क्या किया गया, तो इसमें माइनस कर दिया गया 78, ईस्वी सन में 78 वर्ष कम कर दिया गया। चूँकि ईस्वी सन के 78 साल बाद शक संवत चलाया गया था, इसलिए ईस्वी सन से 78 वर्ष छोटा है शक संवत। तो 1943 हो जाएगा, 1943 शक संवत, जिसको कनिष्क महान ने चलाया था। कनिष्क महान, शक संवत, इसको हम लिखेंगे शक संवत। तो एक क्लियर है, विक्रम संवत और शक संवत। ईस्वी सन तो हम लोग जानते ही हैं। तो विक्रम संवत 1700 रीतिकाल का समय सीमा है। विक्रम संवत 1700 से 1900। इसका मतलब इसको ईस्वी सन में करेंगे तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी से ईस्वी तक रीतिकाल का समय सीमा रहा है। हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया है। वैसे मुख्यतः 3 कालखंडों में बांटा गया है, आदिकाल, मध्यकाल और
आधुनिक काल। मध्यकाल हम भक्ति काल और रीतिकाल को मिलाकर मध्यकाल करेंगे। इस मध्यकाल को ही दो भागों में बांट दिया गया। एक तो पूर्व मध्यकाल जिसका नामकरण भक्ति काल रहा, और दूसरा उत्तर मध्यकाल जो बाद का मध्यकाल हुआ उसका नामकरण रीतिकाल हो गया। प्रवृत्तियों के लिहाज से इसका नामकरण किया गया है भक्ति काल और रीतिकाल। तो आदिकाल हिंदी साहित्य को इस तरह 4 कालखंडों में बांटा गया। आदिकाल जिसका समय सीमा 1050 से 1375 रहा है। ईस्वी सन में बोले तो 993 से 1318। भक्ति काल का समय सीमा 1375 से 1700। ईस्वी सन में देखें तो 1318 से 1643। रीतिकाल का समय सीमा सम्मत, इस ऊपर वाला सम्मत में है, 1700 से 1900। ईस्वी सन में 1643 से 1843। और आधुनिक काल 1900 से सम्मत 1900 से अब तक, जिसको हम ईस्वी सन में देखेंगे तो 1843 से अब तक। ठीक है, ये हो गई बात समय सीमा की, रीतिकाल की। ये समय सीमा रहा 1700 से 1900 सम्मत में, और ईस्वी सन में 1643 से 1843। अब समझते हैं रीति। रीति शब्द का अर्थ क्या होता है। रीति शब्द रीढ़ धातु में 3 प्रत्यय से जुड़ने से बना है। 3 प्रत्यय के जुड़ने से बना है। इसका अर्थ है मार्ग, जिसको हम रास्ता कहते हैं, पद्धति। काव्य शास्त्र में इसे विधि, पद्धति आदि के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आज रीति शब्द का अर्थ शैली के रूप में लिया जाता है। शैली, जो स्टाइल कहते हैं जिसको अंग्रेजी में। रीति काव्य के संदर्भ में रीति का अर्थ है विशिष्ट पद रचना। अब विशिष्ट पद रचना क्या है? तो जिस पद रचना में, जिस कविता में, जिस काव्य में रस, अलंकार आदि का समुचित व्यवस्था हो, और उसमें उसको हम विशिष्ट पद रचना कहते हैं। एक तरह से रीतिबद्ध रचना हम कहते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति का अर्थ काव्यांग विशेष के लिए रूढ़ हो गया है। हिंदी के रीतिकालीन कवियों ने रीति का अर्थ काव्य रचना पद्धति से लिया है। अब रीतिकाल की जो नामकरण है, नामकरण के को देखें हम लोग, तो विभिन्न विद्वानों ने इस रीतिकाल का नाम अपने अपने हिसाब से अलग अलग बतलाया है, अलग अलग सुझाया है। रीतिकाल के नामकरण को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। मिश्र बंधु 3 भाइयों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी है हिंदी साहित्य के इतिहास, जिसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। और वे तीन भाई हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, और उसके बाद सुखदेव बिहारी मिश्र, और सबसे छोटे श्याम बिहारी मिश्र। ये 3 भाई थे, अपने भाई। इन तीनों ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और उसमें रीतिकाल को इन्होंने अलंकृत काल कहा है। उन्होंने इसे 2 भागों में बांटा है। इस रीतिकाल को भी 2 भागों में बांटा है। एक तो पूर्व अलंकृत काल तथा उत्तर अलंकृत काल। पहले वाले पूर्व अलंकृत काल हुआ और बाद वाले उत्तर अलंकृत काल। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया है। ये जो रीतिकाल नाम है ना, आचार्य शुक्ल का दिया हुआ नाम है, उन्हीं का किया हुआ नामकरण है रीतिकाल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इस काल को कला काल नाम दिया है। इन दोनों ने कला काल कहा है इस रीतिकाल को। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने इस काल की 2 मुख्य प्रवृत्तियां रीति व श्रृंगार को ध्यान में रखते हुए इस काल को रीति श्रृंगार काल कहा है। अधिकांश विद्वान रीतिकाल के निम्नलिखित नाम स्वीकार करते हैं, जो इस प्रकार है।
अलंकृत काल मिश्र बंधु विनोद का दिया हुआ नाम है। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का दिया हुआ नाम है। कला काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का दिया हुआ नाम है। रीति श्रृंगार काल डॉक्टर भगीरथ मिश्र का दिया हुआ नाम है और रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ नाम है। अब देख लेते हैं अलंकृत काल, जिसका नामकरण मिश्र बंधुओं ने किया है। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में रीति काल को अलंकृत काल नाम दिया है। उन्होंने इस काल को 2 वर्गों में बांटा है, पूर्व अलंकृत काल व उत्तर अलंकृत काल। अपने इस नामकरण का समर्थन करते हुए वे लोग कहते हैं, मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं का एक कहना है कि इस काल में भाषा अलंकृत हुई, वीर रस और श्रृंगार रस की वृद्धि हुई, आचार्यत्व में परिपक्वता आई। उनका मानना था कि इस काल में कविता का अत्यधिक अलंकरण हुआ मतलब साज सज्जा हुआ कविता की। वे मानते थे कि जिस प्रकार अग्नि उष्णता से रहित नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार कविता अलंकारों से रहित नहीं हो सकती। इनका मानना था कि जिस प्रकार अग्नि जो आग होती है उष्णता से मतलब गर्मी से रहित नहीं हो सकता, बिना गर्मी का आग हो ही नहीं सकता, बिना गर्मी के आग का अस्तित्व ही नहीं है, आग है तो गर्मी है। ठीक उसी प्रकार इनका मानना है कि कविता है तो उसमें अलंकार होगा ही होगा, बिना अलंकार का कविता नहीं ही है। जिस प्रकार बिना गर्मी के आग की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार बिना अलंकार के कविता की कल्पना नहीं की जा सकती। संस्कृत काव्य शास्त्री भी यही कहते हैं, परंतु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस काल में रीति ग्रंथों का अत्यधिक प्रचार हुआ और आचार्यत्व की वृद्धि भी हुई। उधर आचार्य शुक्ल ने इस नाम पर आपत्ति तो नहीं की, परंतु इसे स्वीकार भी नहीं की। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले और हिंदी साहित्य के जो इनका नामकरण और काल विभाजन रहा है, सबसे प्रत्येक विद्वानों से अधिक स्वीकार्य रहा है इनका नामकरण और काल विभाजन। तो इनका ना तो इस अलंकृत काल को इन्होंने खारिज ही किया और ना ही इसे स्वीकार किया। उनका मानना था कि अलंकार प्रयोग रीति का ही एक अंश है। अंत में मिश्र बंधुओं ने स्वयं इसका विभाजन करके इसे और अधिक अस्पष्ट कर दिया। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि रीति काल में केवल अलंकरण ही प्रधानता नहीं थी, अतः रीति काल को अलंकृत काल कहना तर्क संगत नहीं है। हम पाते हैं कि रीति काल में सिर्फ अलंकरण ही नहीं है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। उसमें रीति है, नीति है, भक्ति है, रस है, अलंकार है, सब कुछ है। सिर्फ कविता में साज सज्जा ही नहीं है। तो इस तरह से हम देखें तो उसको सिर्फ अलंकृत काल कहना या अलंकृत काव्य कहना अनुचित है। दूसरा जो श्रृंगार काल है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का दिया हुआ नाम। इनका कहना है कि रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया है इन्होंने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अपने मत की पुष्टि करते हुए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि जिस प्रकार भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता थी, ठीक उसी प्रकार रीति काल में श्रृंगार की प्रधानता है। बात सही भी है। भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता है तो रीति काल में श्रृंगार की प्रधानता है, साज सज्जा की प्रधानता है। रीति काल की प्रमुख प्रवृत्ति व वर्ण विषय श्रृंगार ही है। इस आधार पर वे मानते हैं कि इस काल को श्रृंगार काल कहना उचित होगा। आचार्य शुक्ल ने भी इस नाम का विरोध नहीं किया। वे लिखते हैं, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार रस की रही। इस आधार पर अगर इस काल को कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। ये कथन
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। परंतु इस काल को श्रृंगार काल कहने में अनेक आपत्तियां हैं। पहली बात तो यह कि इस काल में श्रृंगार की प्रधानता तो है, परंतु वह स्वतंत्र नहीं है, वह सर्वत्र रीति पर आधारित है। दूसरा, श्रृंगार काल नाम रीतिकाल की केवल एक प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। और तीसरा, रीतिकाल में कुछ ऐसे कवि भी हुए हैं जिन्होंने अपने काव्यों में श्रृंगार को अधिक महत्व नहीं दिया। इस काल में भूषण, श्रीधर, सूदन जैसे वीर रस के कवि भी हुए जो अपने काव्य में वीरता की प्रधानता रखी है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि श्रृंगारिकता इस काल की एक प्रमुख प्रवृत्ति थी, परंतु जितना भी श्रृंगार काव्य रचा गया वह रीति पर आधारित था। तीसरा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल का जो कला काल नाम दिया है। सर्वप्रथम डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल नाम दिया। बाद में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसका समर्थन किया। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल कहते हैं कि इस काल में काव्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ। इस काल में कला के नियमों और कला नियमों से संबद्ध रखने वाले रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। परंतु इस काल को कला काल कहने में भी कुछ आपत्तियां हैं, कुछ खेद हैं। पहली आपत्ति तो यह कि यदि हम इस काल को कला काल नाम देते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि इस काल के कवियों ने केवल कला पक्ष पर ध्यान दिया, भाव पक्ष पर नहीं। यह मानना उन कवियों के साथ अन्याय होगा, जबकि है तो दोनों पक्ष, कला पक्ष भी है और भाव पक्ष भी है, तो सिर्फ कला काल हम कैसे कह सकते हैं। सच तो यह है कि केशव दास, भिखारी दास, बिहारी, घनानंद, भूषण आदि रीतिकालीन कवियों के काव्य में कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही पक्ष प्रभावशाली हैं। और ये जो जितने नाम गिनाए गए, घनानंद, भूषण, भिखारी दास, केशव दास, बिहारी लाल, सही भी है कि इनके काव्य में कला पक्ष की भी प्रधानता है और भाव पक्ष की भी। अतः इस काल को कला काल कहना नितांत अनुचित होगा, ये भी सटीक नहीं बैठता। अगला जो रीति श्रृंगार काल नाम दिया गया डॉक्टर भगीरथ मिश्र के द्वारा, इनका मानना है कि रीतिकाल रीतिकाल का यह नामकरण करते हुए इसकी दो प्रमुख प्रवृत्तियों की ओर ध्यान दिया है। पहला तो रीति और दूसरा श्रृंगार। उनका मानना है कि इस काल में श्रृंगार की प्रधानता थी। दूसरा, इस युग में रीति का बोलबाला था। इस काल का काव्य शास्त्रीय पद्धति या रीति के आधार पर रचा गया। इस आधार पर डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने इस काल को रीति श्रृंगार काल नाम देना उचित समझा। लेकिन उनका यह मत भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इस काल में रीति मुक्त काव्य तथा नीतिपरक काव्य भी रचा गया। विशेषतः घनानंद ठाकुर आदि रीति मुक्त कवि रीति से जुड़े हुए नहीं थे, परंतु उनका काव्य हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखता है। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि दो प्रवृत्तियों के आधार पर किसी काल का नामकरण करना अटपटा सा लगता है, अतः रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल नाम देना भी उचित प्रतीत नहीं होता। अगला जो नामकरण इस काल के लिए है वह है रीतिकाल, जो सर्वाधिक स्वीकार्य है, और यह नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल के उत्तरार्ध को रीतिकाल नाम दिया है। मध्यकाल के उत्तरार्ध को, मध्यकाल दो भागों में बटा हुआ है, एक तो भक्ति काल और दूसरा रीतिकाल।
पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल। मतलब मध्यकाल का उत्तरार्ध भाग है, बाद वाले भाग है रीतिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल के उत्तरार्ध को रीतिकाल नाम दिया है। अधिकांश विद्वान उनका समर्थन करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा ने रीतिकाल नाम उचित माना है। मतलब ये जो डॉक्टर नगेंद्र हैं और डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा, ये दोनों रीतिकाल नामकरण आचार्य शुक्ल का समर्थन किए हैं। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहकर रीति को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य में रीति को रस, अलंकार, गुण, ध्वनि आदि के पर्याय के रूप में लिया है। दूसरे शब्दों में शुक्ल ने रीति को भारतीय काव्य शास्त्र का पर्याय माना है। मिश्र बंधुओं ने भी अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में रीति शब्द की व्याख्या इसी अर्थ में की है, परंतु शुक्ल जी ने रीति शब्द की पुनः व्याख्या की। वे कहते हैं कि जिसने लक्षण ग्रंथ लिखा हो वही रीति कवि नहीं है, बल्कि जिसकी दृष्टि रीतिबद्ध हो वह भी रीति कवि है। इसलिए इस काल को शुक्ल जी ने रीतिकाल नाम दिया है। रीतिकाल श्रृंगार काल। रीतिकाल नाम श्रृंगार काल, अलंकृत काल तथा कला काल की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक व तर्कसंगत प्रतीत होता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि रीतिकाल के कवियों ने अपनी रचनाओं में भले ही श्रृंगार तथा अलंकारों का अधिक प्रयोग किया हो, लेकिन यह सभी कवि रीति का निर्वाह करते हुए दिखाई देते हैं। चाहे रीतिबद्ध कवि हो, रीति सिद्ध या रीति मुक्त, सभी ने रीति के अनुपालन की है। श्रृंगार, अलंकार जैसी प्रवृत्तियां भी रीति में अपने आप आ जाती हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अलंकार और श्रृंगार जो इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, उनमें भी रीति का पोषण हुआ है। सभी रीतिकालीन कवियों ने रस, छंद, अलंकार, नायक नायिका भेद आदि का निरूपण किया है। अतः इस काल को रीतिकाल नाम देना अधिक तर्क संगत होगा, जो आचार्य शुक्ल का नामकरण है।